कुर्ग की घाटियों से धुंध ऐसे उठ रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा धीरे धीरे सांस ले रही हो। वो धुंध कॉफी के झाड़ियों के बीच घूमती हुई एस्टेट के पुराने घरों की छतों पर जम जाती, गाढ़ी और शांत। सुबह होते ही पहाड़ भी फीके भूतों जैसे लग रहे थे, आधे सोए, आधे जागे और आधे देखते हुए। रोशनी बेंगलोर से यहाँ आई थी। शहर के शोर, हॉर्न, काम की भागदौड़ और उस थकान से दूर जो उसकी आंखों के पीछे हमेशा गूंजती रहती थी। वो एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट थी और शांति, पैटर्न्स और किसी ऐसी पुरानी कला की तलाश में थी जो मशीनों से भी पुरानी हो। उसके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ एक पुरानी कॉफी प्लांटेशन है जहाँ पारंपरिक बुनाई भी सिखाई जाती है। बस फिर उसने अपना बैग, कुछ किताबें और एक स्केचबुक उठाई और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। गेट पर केयरटेकर देवा मिला। वो 40 के आखिर में था, लंबा, शांत और ऐसा लगता था जैसे वो भी इस पहाड़ी लैंडस्केप का हिस्सा हो। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन हर जवाब देने से पहले वो थोड़ा रुकता, जैसे अपनी सोच किसी दूसरी भाषा से अनुवाद कर रहा हो। देवा ने कहा, तुम बुनकरों के क्वार्टर्स में रहोगी, वर्कशॉप वहीं पास में है। सुबह होते ही तुम्हें करघों की आवाज आएगी। लेकिन उस रात जब वो संकरी खाट पर लेटी, उसे कोई करघे की आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट और अरेका पेड़ों पर गिरती बारिश की फुसफुसाहट सुनाई दी। अगली सुबह रोशनी ने देखा कि वर्कशॉप पहले से ही खुला था। धूप चटखियों वाली खिड़कियों से लंबी धारियों में अंदर आ रही थी और हवा में तैरती धूल को चमका रही थी। करघे एक कतार में खड़े थे, लकड़ी के ढांचे, जैसे बस किसी के उन्हें छूने और चलाने का इंतजार कर रहे हों। रोशनी ने एक करघा चुना और बुनाई शुरू कर दी। ये ताल उसे ऐसे लग रही थी जैसे ध्यान लगाने का तरीका हो। दोपहर तक उसने एक अजीब बात देखी। दीवार के पास रखी एक पुरानी चटाई पर साधारण डिजाइनों, हीरे, बॉर्डर, लहरों के बीच एक हल्की सी इंसानी आकृति बुनी हुई थी। बहुत नाजुक, लगभग छुपी हुई, लेकिन एक बार दिख जाए तो नजर हटती नहीं थी। वो एक औरत की आकृति थी, लंबे बाल, आधा मुड़ा हुआ चेहरा। रोशनी ने देवा को बुलाया। वो धीरे धीरे आया। उसने पूछा, क्या यहाँ के बुनकर पोर्ट्रेट जैसी चीजें भी बनाते हैं? देवा ने चटाई देखते हुए कहा, पोर्ट्रेट नहीं, लेकिन कभी कभी करघा याद करता है। रोशनी मुस्कुराई। उसे लगा देवा मजाक कर रहा है, लेकिन देवा ने मुस्कुराया तक नहीं। रोशनी बोली, मतलब कौन करघा याद करता है? देवा ने कहा, एक कहानी है, थौलुम थुनी की, परछाइयों की बुनकर। कहते हैं जब धुंध बहुत गहरी हो और पक्षी चुप हो, तब वो वहां आती है जहां इंसान अपना कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं। वो उस अधूरे हिस्से को पूरा बुन देती है, क्योंकि वो हिस्सा आत्मा का होता है। रोशनी ने पूछा, और जिन लोगों की आत्मा वो बुन देती है, उनके साथ क्या होता है? देवा ने शांत स्वर में कहा, वे गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, जैसे धूप में छोड़ा हुआ कपड़ा। उस शाम बारिश बहुत तेज हो गई। टिन की छत पर जैसे कोई लगातार हथौड़े मार रहा हो। जनरेटर झपका और फिर बुझ गया और क्वार्टर्स अंधेरे में डूब गए। रोशनी ने एक केरोसिन लैंप जलाया और करघे के पास बैठकर चटाई में बनी आकृति को स्केच करने लगी। जितना वो देखती, वो स्त्री उतनी ही साफ दिखने लगती। अब वो एक धुंधली परछाई नहीं, बल्कि किसी के पीछे मुड़कर देखने जैसी आकृति थी। तभी बिजली चमकी और उसी पोज में दीवार पर एक परछाई पड़ी। रोशनी ने मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ करघा,
जिसकी डोरियां मामूली सी हिल रही थीं। वो बोली, मैं थक गई हूं शायद। अगली सुबह वो फिर बुनने बैठी, पर आज सब सुरों से बाहर था। दोपहर तक उसने अनजाने में एक और आकृति बुन दी। एक आदमी जो पेड़ के पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर वो देवा जैसा लग रहा था। देवा ने पूछा, तुमने मुझे बुना? रोशनी बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हाथ अपने आप चलते रहे। देवा ने लंबी सांस ली। तो कुछ समय के लिए तुम्हें बुनाई बंद कर देनी चाहिए। क्यों? देवा ने कहा, क्योंकि जैसे ही उसे तुम्हारी ताल में जाती है, वो तुमसे जुड़ जाती है, बुनकर तुम्हारे हाथों से काम करने लगती है। यही शुरुआत होती है। रोशनी अविश्वास में हंस पड़ी। तुम ये सब सच में मानते हो? देवा शांत रहा। मानो या मत मानो, पहाड़ अपने आप मान लेते हैं। तीसरी रात तक रोशनी ठीक से सो नहीं पाई। धुंध दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाती और उसे लगता कि करघों से हल्की आवाजें आ रही हैं, जबकि वह जानती थी कि वर्कशॉप में वो अकेली है। एक शाम जब वो अपने ब्रश साफ कर रही थी, उसने देखा उसकी परछाई जमीन पर उससे आधा सेकंड बाद हिल रही थी। बहुत हल्का फर्क, पर डराने के लिए काफी। उसने हाथ उठाकर देखा, परछाई पीछे से धीमे से उठी। फिर उसने मुड़कर देखा, परछाई नहीं मुड़ी। वो करगे की तरफ देखती रही। रोशनी की सांस अटक गई। लैंप की लौ कांपने लगी। उसने एक कदम पीछे लिया। परछाई वहीं की वहीं रही और फिर शटल खुद चल पड़ा। करगा अपने आप बुन रहा था। अगली सुबह रोशनी देवा के सामने खड़ी थी। वो बोली, कुछ गड़बड़ है यहां। कल रात करगा अपने आप चल रहा था, मेरी परछाई रुक सी गई थी। देवा ने थके हुए अंदाज में कहा, तो तुमने उसे देख लिया? किसे? बुनकर को। कहते हैं कभी वो देवताओं के लिए बुनाई करती थी, लेकिन जब उसने अपनी ही किस्मत, अपना ही चेहरा बुनने की कोशिश की, तो देवताओं ने उसे नश्वर दुनिया से अलग कर दिया। अब वो परछाइयों और धागों के बीच रहती है, इंतजार करती है किसी ऐसे बुनकर का जिसकी ताल उसके पैटर्न से मेल खा जाए। हर कुछ साल में उसे कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, फिर वो उसके हाथों को चलाती है जब तक आखिरी आकृति पूरी ना हो जाए। और फिर? रोशनी ने पूछा, फिर क्या होता है? देवा ने कहा, वो उसकी जगह ले लेती है और बुनकर उसकी बुनाई का हिस्सा बन जाता है। रोशनी को अंदर तक ठंड लगने लगी। उसने पूछा, तो इसे रोका कैसे जाए? देवा बोला, जो शुरू हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद तुम उसकी ताल तोड़ सकती हो। सुबह होने से पहले करघा नष्ट कर दो। धुंध आज सबसे ज्यादा गहरी थी, पेड़ों को भी छुपाती हुई। मेंढक तक चुप थे। वो करगे के पास बैठी थी, लैंप, हथौड़ा और तेज धड़कनें लिए। डोरियां हल्का सा चमक रही थीं। फिर बिना कोई आवाज किए शटल चल पड़ा। वही ताल जो उसे पसंद थी, अब उसकी धीमी पड़ती धड़कन जैसी लग रही थी। वो बोली, रुक जाओ। डोरियां और तेज हो गईं। एक आकृति उभरने लगी, हर पास के साथ साफ होती हुई। कंधे, बाल, चेहरा, उसका अपना चेहरा। रोशनी ने हथौड़ा उठाया, जोर से मारा। लकड़ी टूटी, लेकिन करघा चलता रहा। डोरी में उभरती आकृति मुस्कुराई। उसकी परछाई, जो अब पूरी तरह उससे अलग हो चुकी थी,
कमरे के पार जाकर करगे के पास खड़ी हो गई। उसने शटल उठाया, रोशनी चीखी और फिर हथौड़ा चलाने की कोशिश की, पर उसका हाथ बीच में ही रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा हो। हवा भारी हो गई, जैसे उसमें बिजली गूंज रही हो। वो बोली, प्लीज, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। हवा में बनी एक फुसफुसाहट ने जवाब दिया, हर पैटर्न पूरा होना चाहता है। डोरियां उसकी कलाई, हाथ और सीने के चारों ओर लिपट गईं, नर्म लेकिन बेहद मजबूत। उसकी त्वचा में झंझनाहट हुई, मानो अनगिनत अदृश्य सुइयां चुभ रही हों। वो छुड़ाना चाहती थी, पर करघा उसे अपनी ओर खींच रहा था। फिर पूर्ण शांति। लैंप बुझ गया। सुबह की पहली धूप पहाड़ियों पर पड़ी तो देवा वर्कशॉप पहुंचा। धुंध छट रही थी, पक्षियों की धीमी आवाजें आ रही थी। अंदर करघा ठंडा और शांत था। डोरियां ढीली लटक रही थी। स्टूल पर एक चटाई सलीके से मोड़ी हुई रखी थी, जटिल और हल्की चमकती हुई। देवा ने उसे खोला। डिजाइन साफ था। बॉर्डरों के बीच एक स्त्री करघे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो रोशनी थी। देवा लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने चटाई उठाई और कमरे के पीछे ले गया, जहां पहले से ढेर सारी चटाइयां रखी थीं, हर एक पर किसी न किसी व्यक्ति की बुनी हुई आकृति। उसने चटाई को ऊपर रखा और फुसफुसाया, तुम्हारे धागे सलामत रहे। बाहर धुंध फिर उठने लगी। घाटी में कहीं दूर से करघे की ताल सुनाई दी। कुछ हफ्तों बाद एक और आगंतुक एस्टेट पर आया। मैसूर की एक कला इतिहासकार, जो खोई हुई बुनाई परंपराओं पर जांच कर रही थी। देवा ने उसे पूरा परिसर दिखाया, बाग, सूखने वाले शेड और वर्कशॉप। वर्कशॉप में पहुंचकर वो स्त्री चटाइयां देखकर रुक गई। वो बोली, ये अद्भुत है, इन्हें किसने बनाया? देवा ने थोड़ी देर रुककर कहा, जिन लोगों ने यहां पहले काम किया। उसने पूछा, क्या मैं एक चटाई अपने अध्ययन के लिए ले जा सकती हूं? देवा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, बस वादा करो कि इसे दोबारा बुनने की कोशिश नहीं करोगी। वो हंस पड़ी, ये तो बस अंधविश्वास है। उस रात मैसूर लौटकर उसने चटाई अपने स्टूडियो में टांग दी। लैंप की रोशनी में धागे हल्के से चमके, जैसे सांस ले रहे हों। उसे ये नहीं दिखा कि उसकी परछाई दीवार पर लंबी फैली हुई अब उसकी हर हरकत का पीछा नहीं कर रही थी।